हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मूवी फ्रीक। आज की इस मूवी में आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बताऊंगा जिसने बिना हथियार उठाए पूरी गैंग का सफाई कर दिया। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1956 के शिकागो का सीन दिखाया जाता है। एक टेलर मास्टर जिसका नाम लियोनार्ड है, जो आकर अपनी शॉप की सफाई करते हैं और उसके बाद अपने औजारों को सेट करते हैं और उसके बाद अपने लिए एक कॉफ़ी बनाते हैं। और तभी वहाँ पर मैबल नाम की एक लड़की आती है जो लियोनार्ड के साथ हेल्पर का काम करती है। यहाँ इस टेलर शॉप के अंदर एक लेटर बॉक्स भी होता है जिसके अंदर उस शहर के गैंगस्टर सब लेटर डाला करते थे, लेकिन टेलर मास्टर को इससे कोई मतलब नहीं था। तभी हम वहाँ पर एक रिची नाम के नौजवान को देखते हैं जो यहाँ पर सभी इकट्ठा हुए लेटर्स को लेने आया था, जो वहाँ पर टेलर को बोलता है कि तुम इतना शानदार सूट मेरे डैड के लिए भी बना सकते हो, जिस पर टेलर बोलता है नहीं, ये किसी और के लिए है। तभी रिची का फ्रेंड फ्रांसिस उसे एक लेटर दिखाता है जिसके ऊपर एक निशान बना होता है। इसके बाद रिची टेलर को बाहर जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद टेलर वहाँ से बाहर जाकर गेट बंद कर देता है। यहाँ पर नेवल टेलर से पूछती है कि तुमने सारी दुनिया देखी है लेकिन आपको सिर्फ यही जगह मिली थी अपनी शॉप खोलने के लिए, जिस पर टेलर बोलता है क्यों, क्या बुराई है इसमें, जिस पर वो बोलते हैं कि यहाँ पर गैंगस्टर आते हैं। टेलर बोलता है ये तो सब जगह होते हैं, मेरे पास एक कैची और तुम्हारे जैसी एक असिस्टेंट होनी चाहिए तो मैं ये काम कहीं भी कर सकता हूँ। जिसके बाद रिची और फ्रांसिस वहाँ से चले जाते हैं। उसी समय मास्टर के साथ काम करते वक्त नेवल बोलती है कि रिची मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी मास्टर जी बोलते हैं कि ये हमारा कस्टमर है, कस्टमर कैसा भी हो, चाहे शरीफ हो चाहे गैंगस्टर, कस्टमर कस्टमर है। दरअसल मास्टर मेबल को अपनी बेटी की तरह मानता था, लेकिन वो लंदन जाकर सेटल होना चाहती थी। रात होने पर मेबल भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मास्टर जी अपना काम फिनिश करने लगते हैं और डिनर कर रात को वहीं काम करते हुए समय सो जाते हैं। तभी आधी रात को गेट खुलने की आवाज़ से मास्टर जी की आँख खुल जाती है। यहाँ पर मेबल और रिची आए थे, इससे हमें पता चलता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था और उनकी बातें सुनकर ये भी पता लग गया था कि रिची उससे कुछ भी नहीं छुपाता था, लेकिन मेबल टेलर मास्टर की खूब रिस्पेक्ट किया करती थी। तभी उनकी बात सुनते समय टेलर के हाथ से मशीन का पार्ट नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज़ सुनकर दोनों उसको देखने के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन टेलर वापस अपनी जगह पर जाकर सोने का नाटक करने लगता है। जिसके बाद वो दोनों वापस वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मेबल तैयार होकर वापस शॉप में आती है और रोजमर्रा की जिंदगी वैसे ही शुरू हो जाती है। लोग आते हैं, माप देते हैं और वापस चले जाते हैं। हर रोज की तरह रिची उस लेटर बॉक्स में से लेटर लेके चले जाता है। इन्हीं सब के बीच मास्टर जी अपना काम बखूबी निभाते हैं, जैसे उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तभी उसी रात फिर से कोई आता है और जोर से दरवाजा खटखटाता है और जब मास्टर जी दरवाजा खोलते हैं तो रिची और फ्रांसिस अंदर आते हैं। उस समय रिची को गोली लगी हुई थी और पुलिस भी उनका पीछा कर रही थी। जिसके बाद फ्रांसिस रिची को अंदर लेके जाता है ताकि उसकी गोली को निकाल सके। मास्टर जी उनके लफड़े में पड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उनको उन दोनों की मदद करनी पड़ती है। इसके बाद फ्रांसिस बताता है कि पुलिस और बहुत सारे गुंडे इस ब्रीफकेस के पीछे पड़े हैं और बेहतर होगा ये किसी के हाथ ना लगे, वरना यह मौत का खेल होगा। जिस पर मास्टर जी बोलते हैं समझ गया। इसके बाद फ्रांसिस जाकर रिची के डैड को कॉल करता है और बताता है कि हम पर हमला हुआ है और रिची को गोली लग गई है। जिसके बाद फ्रांसिस रिची को बोलता है कि तुम्हारे फादर यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उनको अभी टाइम लगेगा। अभी मास्टर जी बताते हैं कि गोली रिची के पेट से आर पार हो गई है, इसलिए इसका खून बहने के कारण इसकी मौत भी हो सकती है। इसके जख्म को जल्दी ही सीना पड़ेगा, इसलिए जल्दी ही किसी डॉक्टर के पास जाओ। जिस पर फ्रांसिस बोलता है नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, इस जख्म को सिर्फ तुम ही सियोगे। जिस पर मास्टर जी मना कर देते हैं, लेकिन फ्रांसिस उन्हें गन दिखाकर जबरदस्ती उनसे ये करने के लिए बोलता है। जिसके बाद मास्टर जी अपनी सुई में धागा डालते हैं, जिस पर रिची बोलते हैं कि अबे सालो तुम क्या कर रहे हो मेरे शरीर के साथ। इसके बाद फ्रांसिस उसे टाइट के पकड़ लेता है। जिसके बाद मास्टर जी उसके पेट पर अपनी कलाकारी दिखाना शुरू कर देते हैं। दरअसल गोली उसके पेट से आर पार हो गई थी, इसीलिए वो उसकी कमरे में भी टाके लगाते हैं। फिर टेलर मास्टर अपना हाथ धोकर वापस उस कमरे में आते हैं। जिस पर फ्रांसिस उसे बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आऊंगा, तब तक तुम इस टेप का ख्याल रखना। पुलिस भी इसके पीछे है और गैंगस्टर भी। ये सीबीआई वालों का नया गैजेट है, इसके अंदर आवाज़ रिकॉर्ड होती है। अब चाहे गुंडे आए चाहे पुलिस, तुम उनसे खुद निपटोगे और मेरे आने पर मुझे ये टेप नहीं मिली तो तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। अब बेचारे मास्टर जी इस झंझट में फंसते ही जा रहे थे। इसके बाद मास्टर जी वापस अपने काम में लग जाते हैं और तभी रिची वहाँ पर आकर उनका धन्यवाद करता है। यहाँ मास्टर जी रिची से पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली के साथ आखिर ऐसा कौन कर सकता है, आखिर कौन है वो खबरी, आपको किसी पर तो शक होगा। जिस पर रिची बोलता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया। इस पर मास्टर जी बताते हैं कि फ्रांसिस ऐसा ही कुछ बोल रहा था कि इस टेप के अंदर कोई खुफिया जानकारी है, इसीलिए वो इस टेप को चलाने के लिए मशीन लेने गया है। इस पर रिची बोलता है कि मुझे नहीं पता। अभी मास्टर जी बोलते हैं कि क्या आपको पता है कि मैं ही हूँ वो खबरी और FBI ने वो माइक यहीं पर लगा रखा है। ये सुनकर पहले तो रिची को गुस्सा आता है, फिर वो एकदम ही हंसने लगता है और वो बोलता है कि मास्टर जी तुम इतना अच्छा मजाक कर लेते हो। जिस पर मास्टर जी बोलते हैं कि क्यों, मैं नहीं हो सकता। जिस पर रिची बोलता है कभी तुमने अपनी शक्ल देखी है। इसके बाद मास्टर जी बोलते हैं कि उम्मीद है तुम्हारा कज़न फ्रांसिस ठीक होगा।
अभी रिची बोलता है कि वो मेरा कज़न नहीं है, मेरे पिता को आवारा कुत्ते उठाकर घर लाने की आदत है, और खासकर उनको जिनके दांत नोकीले होते हैं। तभी इतने में वहाँ पर बेल बजती है। मास्टर जी अपना दिमाग चलाते हैं, रिची को फ्रांसिस के खिलाफ और फ्रांसिस को रिची के खिलाफ भड़का देते हैं। जैसे फ्रांसिस अंदर आता है तो रिची से बोलता है ये टेप मैं लेकर जा रहा हूँ, मुझे एक दुकान मिली है जिसमें इस टेप को चलाने की मशीन रखी है। लेकिन रिची कहता है कि पहले मेरे डैड को आने दो, फिर हम साथ में ही चलेंगे। अभी फ्रांसिस बोलता है कि तुम्हारे पिता की जान को खतरा है और मैं उनको अपना पिता भी समझता हूँ, इसलिए मुझे भी उनकी चिंता है। जितना सुनते रिची बोलता है कि तुम्हारे पिता सड़क पे अंडे बेचते हुए मर गए। अब फ्रांसिस रूडली बोलता है कि मुझे ये टेप दे दो और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। अब इसी छीना झपटी में ब्रीफकेस दूर जाकर गिरता है और खुल जाता है। अब उस ब्रीफकेस के अंदर कोई टेप नहीं थी। अभी फ्रांसिस को लगता है कि उस रिची ने उस टेप को निकालकर पहले ही कहीं छुपा दिया है, इसीलिए वो उसके ऊपर गन तान देता है। अभी फ्रांसिस को लगता है कि रिची ने वो टेप कहीं पर छुपा दी है। तभी वहाँ खड़े मास्टर जी के पैर से थोड़ा सा शोर होता है और रिची का ध्यान भटक जाता है। इतने में ही फ्रांसिस अपनी गन निकालता है और रिची पर शूट कर देता है और उसके पास जाकर उसे एक और गोली मारता है, जिसके बाद वो टेप ढूंढने लगता है। तभी इतने में वहाँ पर रिची के डैड की कार आती है। फ्रांसिस मास्टर जी को बोलता है कि बक्सा खोलो और रिची की लाश को उस बक्से के अंदर डालो, वरना मुझे 2 लाशें छुपानी पड़ेंगी। यहाँ फ्रांसिस बोलता है कि तुम जाकर जल्दी से रिची के डैड को बातों में उलझाओ, तब तक मैं यहाँ की सफाई कर देता हूँ। दरवाजा खोलने पर रिची का डैड रॉय अंदर आ जाता है और बोलता है कि तुमसे मिलकर हमेशा ही खुशी होती है। जिसके बाद वो पूछता है कि वो दोनों कहाँ हैं। मास्टर जी अंदर की तरफ इशारा करते हैं। तभी वहाँ फ्रांसिस आता है। तब रॉय उसे गले लगाकर बोलता है कि तुमने पहले मेरी जान बचाई, फिर मेरे बेटे की, ये एहसान मैं कैसे उतारूंगा। अब इसके बाद वो रिची के बारे में पूछता है, जिस पर फ्रांसिस बोलता है कि वो तो आपके पास गया था उस टेप को लेकर, मैं उसके साथ जाने वाला था लेकिन उसने मुझे मना कर दिया और कहा कि तुम हमारा यहीं पे वेट करो, मैं डैड के साथ आऊंगा तुम्हें लेने। अब रॉय बाहर जाकर अपने आदमी को कॉल करता है और पूछता है रिची क्या वहां पर आया है, और वो बताते हैं नहीं, हमें रिची की कोई खबर नहीं मिली। अंदर कमरे में रॉय का बॉडीगार्ड उसी बक्से के ऊपर बैठ जाता है जिस बक्से के अंदर रिची की बॉडी पड़ी होती है। उस समय फ्रांसिस और टेलर की फटी पड़ी होती है। अब जैसे रॉय अंदर आता है तभी फ्रांसिस उससे बोलता है कि चलो हम बाहर जाकर उसे ढूंढते हैं और हमें मास्टर जी को भी घर जाने देना चाहिए, इन्होंने हमारी खूब मदद की है। जिस पर रॉय बोलता है कि तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगा क्योंकि मेरे आदमियों का कॉल यहीं पर आएगा, और जाओ मेरे बेटे को वापस ही लेकर लौटना। इसके बाद मास्टर जी अपना काम करने लगते हैं। इसके बाद रॉय पूछता है कि तुमने लंदन क्यों छोड़ा। अभी मास्टर जी बताते हैं कि वहाँ पर ब्लू जींस का हमला हो गया था, मैं ठहरा कोट पैंट सिलने वाला, इसी वजह से मुझे लंदन छोड़ना पड़ा। वहाँ से बस मैं एक कैंची लेकर लौटा था और मेरी कैंची ने हमेशा मेरा साथ दिया है। रॉय बताता है कि हमारे पास हमेशा 2 चॉइस होती है, इसलिए मैंने कैंची की जगह इस गन को चुना। जैसे तुम कटाई के बाद फालतू कपड़ा बाहर फेंक देते हो, वैसे ही मैं मर्डर के बाद लाशें बाहर फेंक देता हूँ। और मैं तुम्हें ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिची का कोट पीछे टंगा है और वो इसे पहने बिना बाहर नहीं जाता, और खासकर तो दिसंबर के महीने में। इसलिए मुझे सच सच बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था। अब यहाँ टेलर मास्टर बोलते हैं कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। रॉय अपने आदमी को बुलाता है और कहता है कि इस आदमी के सर पर गन तानो, मेरे 5 गिनने तक अगर ये सच्चाई ना बताए तो इसकी खोपड़ी उड़ा दो। यहाँ टेलर बोलता है कि मुझे फ्रांसिस ने मुंह खोलने से मना किया है। मास्टर जी जैसे ही बताने ही वाले थे उतने में वहाँ फ्रांसिस आ जाता है और उसके साथ मेबल भी थी। यहाँ नेबल बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर मेरा बेटा कहाँ है और तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। अभी यहाँ खड़ा मास्टर बेचारा फंस गया था, अगर मुंह खोलता तो फ्रांसिस नेबल को मार देता और अगर चुप रहता तो रॉय का आदमी उसको मार देता। अब टेलर अपना दिमाग लगाता है और बताता है कि आज फ्रांसिस ने 4 आदमियों को गोली मारी जो कि ला फाउंटेन के गैंग के थे, लेकिन रिची ने एक भी गोली नहीं चलाई, इसीलिए वो शर्मिंदा थे और बोला कि मैं ला फाउंटेन को मार के ही लौटूंगा। और यहाँ से जाते समय उसने मुझे और फ्रांसिस को कसम दी कि ये बात हम आपको ना बताएं। इस पर फ्रांसिस बोलता है कि वो जरूर यहाँ से निकलकर इसके घर गया होगा क्योंकि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। जिस पर वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं हूँ। लेकिन वहाँ पर खड़ा बॉडीगार्ड मोंग कहता है कि हाँ ये है, मुझे भी पता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। फ्रांसिस बोलता है कि जब मैं रिची को ढूंढते हुए इसके घर गया तब मैंने इसके कारपेट पर काफ़ी सारा खून देखा। जिसके बाद रॉय उसे अपने पास बुलाता है और बोलता है कि मुझे बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है। जिस पर वो बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन फ्रांसिस सारे इल्जाम इसी के ऊपर डाल रहा था। अब टेलर मास्टर बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकती क्योंकि मैं इसे काफ़ी पुराने समय से जानता हूँ, इसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। जिस पर रॉय बोलता है कि मोंग इसे पीछे के कमरे में ले जाओ, और मास्टर को कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे रूम की सफाई मैं करवा दूंगा। इसके बाद टेलर वहाँ से बाहर जाने लगता है। अब वहाँ खड़ा फ्रांसिस कहता है कि हिलो मत, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तभी रॉय भी वहाँ पे आ जाता है और टेलर बोलता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकता क्योंकि मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। इतने में वहाँ पर फ़ोन बजता है। रॉय बोलता है कि फ़ोन उठाओ, और फ़ोन उठाकर टेलर इस तरीके से नाटक करता है जैसे फ़ोन पर रिची बात कर रहा हो। तभी टेलर रॉय को बताता है कि रिची एक बिल्डिंग में फंसा है और उसने एड्रेस दिया है और कहा है कि मेरे पिता को जल्दी से जल्दी वहाँ भेजो।
ताकि वो मुझे जल्दी से यहाँ से निकाले। अभी रॉय अपने बॉडीगार्ड के साथ जल्दी से यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन फ्रांसिस कहता है कि नहीं, मैं यहीं रुककर इन दोनों पर नजर रखूंगा, कहीं ये हमारे जाने के बाद पुलिस को फोन ना कर दे। जिस पर रॉय कहता है कि ठीक है। अब फ्रांसिस उन दोनों के पास आता है और कहता है कि या तो हम दोनों मिलकर इस लड़की को मार दें, या तो मैं अकेला तुम दोनों को मार देता हूँ। अब इसके बाद मास्टर जी अपना तेज दिमाग चलाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की ला फाउंटेन को फोन करेगी और उसे बताएगी कि रॉय अपने आदमियों के साथ उस बिल्डिंग में गया है। इस पर फ्रांसिस बोलता है कि ये उसे क्यों बताएगी, जिस पर मास्टर जी कहते हैं कि यही खबरी है कि रिची अपनी सारी बातें इसको बताता था और इसी ने पैसों की लालच में सारी खबर ला फाउंटेन को दी थी, क्योंकि इसको लंदन जाना है। इसके बाद फ्रांसिस पूछता है कि जरूर टेप भी इसी के पास होगी, तो मास्टर जी कहते हैं नहीं, वो मेरे पास है। और इसी बीच मास्टर कहता है कि अगर 5 मिनट के अंदर अंदर ला फाउंटेन को फोन नहीं किया तो रॉय अपने बेटे को ढूंढे बिना ही यहाँ पर आ जाएगा और हम तीनों को ही मार डालेगा। इसलिए मरने से अच्छा है कि ला फाउंटेन के आदमी रॉय और उसके आदमियों को मार दे और तुम टीम लीडर बन जाओ। इसके बाद मैबल जाकर ला फाउंटेन को कॉल करती है और उसे रॉय के बारे में बता देती है और उस टेप के बदले बहुत सारे पैसे को डिमांड करती है। और वापस आकर वो पूछती है कि रिची कहाँ है, जिसके बाद टेलर उसे रिची के दर्शन कराता है। इसके बाद कुछ ही देर में फिर से वहाँ गाड़ी की आवाज आती है। यहाँ फ्रांसिस कहता है कि मैं अंदर जाकर छिपता हूँ और बाहर जो भी हो उसे यहीं पर संभाल के रखना, और अगर मामला बिगड़ता दिखा तो मैं अंधाधुन गोलियां बरसा दूंगा। दरवाजा खोलते ही ला फाउंटेन अंदर आती है। वो अंदर आकर पैसों का बैग टेबल पर रखती है और कहती है कि मुझे वो टेप दे दो। यहाँ मास्टर जी समझ जाते हैं कि अगर ये टेप लेकर यहाँ से चली गई तो फ्रांसिस हम दोनों को मारकर यहाँ से पैसा ले जाएगा। तभी टेलर मास्टर बोलते हैं कि मैडम, जब तक आप हमें पैसा नहीं देंगी तब तक हम भी आपको टेप नहीं दे सकते। और बातों ही बातों में वो इशारा करके बता देता है कि अंदर एक आदमी गन लेकर खड़ा है। इसके बाद ला फाउंटेन के आदमी सब चौकन्ने हो जाते हैं। जिसके बाद फ्रांसिस को उनके वहां से जाने की आवाज आती है और वो गन लेकर भागते हुए बाहर आता है। ला फाउंटेन के आदमी उसे घेर लेते हैं। अब यहाँ फ्रांसिस कहता है कि मुझे पैसे दे दो और मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा और टेप ये बुढ़ा तुम्हें दे देगा। ला फाउंटेन कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी बुरे धंधे में बिताई है और तुम मुझसे सौदेबाजी करने चले हो। मैं अभी यहाँ पर इस शहर के सबसे बड़े गुंडे रॉय की गर्दन उड़ा कर आई हूँ। अब यहाँ पर टेलर कहते हैं कि मैडम, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके गन की सारी गोलियां निकाल दी थी। इसके बाद फ्रांसिस अपनी गन चेक करने लग जाता है और ला फाउंटेन के आदमी उसे गोली मार देते हैं। जिसके बाद मैबल उसे टेप दे देती है और ला फाउंटेन के आदमी वहां से चले जाते हैं। और जाते जाते वो कहती है, टेलर जो सिर्फ सुनता है और कभी बोलता नहीं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। एंड में हमें दिखाया जाता है कि वो टेप भी नकली थी, उसे हमारे टेलर मास्टर ने ही पोस्ट किया था क्योंकि उनको उस रिकॉर्डर के बारे में पता लग गया था। इसके बाद टेलर बताता है कि आज रात की पूरी घटना इस टेप के अंदर रिकॉर्ड है। उस टेप को मैबल को दे देते हैं और उससे बोलते हैं कि ये टेप तुम सीबीआई को दे देना, और बोलते हैं कि मुझे इस टेप के बारे में कुछ भी पता नहीं है और इसके बाद तब तुम जहाँ भी रहो मजे से रहना। अब इसके बाद मैबल वहां से चली जाती है और टेलर मास्टर भी अपना सूट वूट पहनकर तैयार हो जाते हैं। फिर वो उस जगह पर केरोसिन छिड़क कर आग जला देते हैं। लेकिन तभी उस जगह पर फ्रांसिस उठ खड़ा होता है। वो दरअसल पूरी तरह से मरा नहीं है और वो अपनी गन निकालकर मास्टर जी के ऊपर हमला कर देता है। एक गोली मास्टर जी के हाथ पर लगती है और उसके बाद वो चाकू से उनके ऊपर हमला करने आता है। अब यहाँ पर मास्टर जी बताते हैं कि मैं टेलर बनने से पहले तुम जैसा गुंडा था, मुझे मेरी गन सबसे ज्यादा प्यारी थी और चाकू भी, लेकिन अगर मुझे किसी को मारना होता मुझे इन हथियारों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तभी इतना सुनते फ्रांसिस उसके ऊपर हमला कर देता है। मास्टर जी अपनी कैंची निकालकर फ्रांसिस का काम तमाम कर देते हैं। फिर मास्टर जी तैयार होकर वहां से निकलते हैं और अपनी कैंची लेकर एक नई जगह पर जिंदगी शुरू करने चले जाते हैं। दोस्तों, ये मूवी 2022 में आई थी और इस पूरी मूवी को एक शॉप के अंदर शूट किया गया है। ये मूवी साबित करती है कि एक अच्छी मूवी बनाने के लिए आपको बहुत बड़ा बजट या बड़े बड़े सेट बनाकर या टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए सिर्फ एक अच्छी कहानी और अच्छे एक्टर्स, और इन सबको पर्दे पर उतारने के लिए एक टैलेंटेड डायरेक्टर। सो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मूवी फ्रीक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।